क्लास 10th कन्यादान। जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10th क्षितिज भाग 2 से कन्यादान नामक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से 8वां अध्याय 8वां चैप्टर जो कि ऋतुराज द्वारा लिखित है, कन्यादान नामक कविता पढ़ेंगे। और कविता पढ़ने से पहले हम कवि ऋतुराज के जीवन परिचय को जानेंगे और समझेंगे कि ऋतुराज कैसे कवि थे, उनकी रचनाएं क्या हैं, उनके पुरस्कार उन्हें कौन कौन से मिले, उनकी काव्य की विशेषताएं क्या हैं, भाषा, शैली आदि आदि की जानकारी हासिल करेंगे। ये देखिए, ये कवि ऋतुराज हैं जिनकी पिक मैंने लगाई हुई है। देखते हैं। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद मतलब 40 वर्षों तक उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया और इसके बाद सेवानिवृत्ति यानी रिटायर होकर वो जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक है मरण धर्मा और अन्य हैं पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखार बिंद। ये प्रमुख उनके संग्रह हैं। उन्हें सोमदत्त पुरस्कार, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। मुख्यधारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। मुख्यधारा से अलग मतलब वो समाज के जो हाशिए के लोग मतलब समाज में जो निम्न तबके के लोग हैं या उपेक्षित लोग हैं जो हाशिए में डाल दिए जाते हैं, तो वो उन उपेक्षित लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है, यथार्थ मतलब हकीकत है, और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। कहने का मतलब ये है कि ऋतुराज जो समाज के उपेक्षित लोग हैं, वंचित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनके कवि हैं और उन्होंने उन असहाय लोगों पर बहुत अधिक लिखा है जिन्हें समाज ने हाशिए पर खड़ा कर दिया है। वे कल्पना लोक के नहीं बल्कि यथार्थ जीवन के कवि हैं। कवि कल्पनाओं का कहना चाहिए, कवियों को माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा काल्पनिक होते हैं, लेकिन इन्होंने यथार्थ जीवन की कविताएं लिखी हैं। उन्होंने नारी जीवन की लाचारी और रोज़मर्रा के जीवन में होने वाली शोषणपूर्ण घटनाओं को बारीकी से देखा है और वे उन विडंबनाओं पर पैनी निगाह रखते हैं तथा शोषण के अस्त्रों से बचने के कारगर सुझाव भी देते हैं। कन्यादान में उन्होंने नवविवाहिता बेटी को नारी जीवन की त्रासदियों से बचाने के लिए सचेत किया है। तो हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं कन्यादान, उसका मूल भाव पहले हम समझ लेते हैं कि कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर शिक्षा दे रही है। आदर्श परंपरागत रूप का मतलब ये है कि स्त्री के लिए समाज में जो एक आदर्श स्थापित कर दिया गया है कि एक स्त्री गृहिणी, एक सुगढ़ गृहिणी, एक अच्छी स्त्री को समाज में किस तरह बंधनों में रहना चाहिए, किस तरह अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ये सारे जो प्रतिमान गढ़ लिए गए हैं, स्त्रियों के लिए आचरण निर्धारित कर दिए गए हैं। यदि उनसे हटकर स्त्री आचरण करती है तो उसे चरित्रहीन या मतलब बुरा कहा जाता है। तो एक समाज ने, चूँकि हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज हमेशा से रहा है और उसने सारी जो बंधन हैं
और जो नियम कानून है वो स्त्रियों के लिए बना कर रखे हुए हैं, ठीक है। और ये आदर्श नहीं बल्कि एक तरह के बंधन है स्त्री जीवन के, उसे बांध कर रखने का तरीका है। कभी कह दिया कि तुम तो, कभी मतलब प्यार से, कभी दुत्कार से, कभी कहना चाहिए कि प्रताड़ना से। मतलब पुरुष प्रधान समाज ने हमेशा स्त्री को अपने अंडर में रखने का प्रयास किया है, अपने कब्जे में रखने का प्रयास किया है। कभी उसने उसे गृह लक्ष्मी की उपाधि दे दी, कभी गृह शोभा कह दिया, और स्त्री खुश हो गई कि मैं तो गृह लक्ष्मी हूँ, गृह शोभा हूँ, और वो उन सारे बंधनों में स्वतः ही बंधती चली जाती है और अपने आप को, अपने संपूर्ण जीवन को अपने परिवार की खुशियों पर समर्पित कर देती है, कुर्बान कर देती है। और कभी दूसरी तरह से कुल मिला के पुरुष प्रधान समाज ने स्त्री को हमेशा अपने संरक्षण में ही रखा है, क्योंकि ईश्वर ने स्त्री पुरुष की रचना में ही अंतर किया है। जहाँ एक और स्त्री को तन और मन की कोमलता दी है, वहीं दूसरी ओर स्त्री को उन्होंने, ईश्वर ने पुरुष को तन और मन की कठोरता दी है। स्त्री मन से भी कोमल होती है, तन से भी कोमल होती है, भावुक होती है और बहुत शीघ्र ही करुणा, प्रेम, दया, ममता, त्याग की मूर्ति होती है और बहुत शीघ्र ही वो भावनाओं में बह जाती है। इसलिए जो है हमेशा वो कहीं ना कहीं अपने उसका अस्तित्व खतरे में पड़ा रहता है और हमेशा वो पुरुष के संरक्षण में बनी रहती है। तो इस कविता में कवि ने इसी शोषण से और नारी जीवन की त्रासदी से बचने के लिए संकेत किया है एक माँ के माध्यम से, जो अपनी नवविवाहिता बेटी को शिक्षा दे रही है कि आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। मतलब स्त्री का आदर्श रूप जो मैंने बता दिया अभी तुम लोगों को, उससे हटकर सीख दे रही है कि जैसे कि हर माँ अपनी बेटी को एक उम्र के बाद एक कुशल गृहिणी, एक कुशल मतलब अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, अच्छी बहू तुम्हें कैसे बनना है और कैसे अच्छे से परिवार गृहस्थी चलाना है, ये सीख हर माँ अपनी बेटी को एक निश्चित उम्र के बाद देना शुरू कर देती है। पर इस कविता में माँ अपनी बेटी को परंपरा से हटकर एक अलग शिक्षा दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए जो आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। कोमलता के गौरव में कमज़ोरी का उपहास छिपा रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि स्त्री तन और मन दोनों तरह से कोमल होती है, इसलिए पुरुष उसे कमज़ोर समझता है और कमज़ोर समझकर कोमल कहकर उसका उपहास उड़ाता है। तो लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का विरोध किया गया है, प्रतिकार किया गया है। माँ अपनी बेटी को कहती है कि लड़की हो ना, पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की सच्ची साथी होती है, क्योंकि माँ अपनी बेटी के साथ जो अपने सुख दुख, अंतरात्मा के सुख दुख शेयर कर सकती है, वो बेटे के साथ नहीं कर सकती है। इसलिए बेटी ही उसकी सुख दुख की सच्ची साथी होती है। इसी कारण उसे कवि ने अंतिम पूंजी कहा है, क्योंकि माँ के लिए उसकी बेटी ही अंतिम पूंजी है, एकमात्र पूंजी है, जिसे वो दान में करने जा रही है, कन्यादान करने जा रही है। कविता में कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा है। माँ ने जीवन भर जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं उसकी पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति ये कविता है, और वो अपनी बेटी को उसी के आधार पर आगे भविष्य में जीवन जीने की शिक्षा दे रही है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। कन्यादान करते समय कन्या की माँ का दुख कितना सच्चा और प्रामाणिक होता है और वही उसकी अंतिम पूंजी होती है, इस बात को इस कविता में व्यक्त किया है कि माँ अपनी बेटी को आदर्श से हटकर, आदर्श रूप से हटकर किस तरह शिक्षा दे रही है कि तुमको जीवन आगे भविष्य में कैसे जीना है, ताकि तुम मेरी तरह शोषण का शिकार ना बन सको। देखते हैं कविता, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर शब्दार्थ देखते हैं पहले। प्रामाणिक मतलब सच्चा, वास्तविक, जिस मतलब स्वतः सिद्ध।
सयानी मतलब समझदार। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो यहाँ पर सयानी मतलब समझदार है, आभास मतलब महसूस होना, बाँचना मतलब पढ़ना, और पाठिका मतलब पढ़ने वाली, धुंधला मतलब अस्पष्ट जो ठीक से दिखाई ना दे, और लयबद्ध मतलब लय और तुकों में बंधी हुई। तो आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। इसमें कवि ये कहते हैं कि कन्यादान करते समय लड़की की माँ का दुख बहुत ही प्रामाणिक है, वास्तविक है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं है, स्वतः सिद्ध है। वह सचमुच दुखी थी क्योंकि कन्या ही, उसकी बेटी ही उसकी एकमात्र पूंजी थी जिससे वो अपने जीवन के समस्त सुख दुख को बांट लिया करती थी। और आज वह उसी पूंजी को, अंतिम पूंजी को, एकमात्र पूंजी को दान देने जा रही है, यानी विदा करने जा रही है। इसलिए उसके दुख की कोई सीमा नहीं है। इस समय वो अपार और असीम दुख में डूबी हुई है और उस दुख को वो व्यक्त भी नहीं कर सकती है। लड़की अभी सयानी नहीं थी। वो जानती है, माँ अच्छी तरह जानती है कि उसकी बेटी अभी बहुत भोली और सरल है। सयानी मतलब समझदार, समझदार नहीं हुई है क्योंकि उसने अभी अपने जीवन में केवल माँ बाप के घर में सुख ही सुख देखा है। उसे अभी ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। अभी वो बहुत भोली और सरल है। कि उसे सुख का आभास तो होता था, मतलब उसे अभी ये आभास बस था कि विवाह बहुत अच्छी चीज़ है और वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके एक कल्पनाओं में जो उसने अभी तक देखा था सिर्फ उतना ही वो समझती थी कि विवाह में बहुत शानदार उसको वस्त्र मिलेंगे, आभूषण मिलेंगे, बहुत तामझाम होगा, बहुत बड़ी पार्टी होगी और बहुत सारी, मतलब मैं ससुराल जाऊंगी तो मेरे परिवार वाले, मेरा पति, मेरे सास ससुर देवर ननद सब मुझे पलकों पर बिठा कर रखेंगे, बहुत प्यार करेंगे, लाड़ दुलार करेंगे। मतलब वो ये अच्छी अच्छी कल्पनाएं उसके मन में थी, सुखद एहसास था वैवाहिक जीवन का। लेकिन उसे वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अभी तक उसने अपने मायके में, अपने माँ बाप के घर में केवल सुख ही सुख देखे हैं। क्योंकि हर माँ बाप अपनी बेटी को वह हर सुख देना चाहते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं हर सुख देने का, क्योंकि उन्हें पता है कि बेटी माँ बाप के घर में कुछ दिनों की ही मेहमान होती है, पराया धन होती है, एक न एक दिन उसे इस घर को छोड़कर जाना होगा। इसलिए एक बारगी वो बेटे की बात माने चाहे ना माने, उसकी इच्छाएं पूरी करे या ना करे, लेकिन बेटी की हर इच्छा को पूरा करना वो अपना कर्तव्य समझते हैं और उसे सर्वोपरि रखते हैं। बड़े लाड़ दुलार से बेटी को पालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बेटी एक न एक दिन उन्हें छोड़कर चली जाएगी। तो कवि कहते हैं कि माँ ये समझ रही है अच्छी तरह से कि मेरी बेटी को अभी इन काल्पनिक सुखों में छिपे हुए दुखों की समझ बिल्कुल नहीं है। उसे तो बस वैवाहिक जीवन का के एक अस्पष्ट कल्पनाएं मात्र है, अस्पष्ट सा प्रकाश उसे दिखाई दे रहा है। वह अभी सिर्फ तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को ही पढ़ना जानती है। यहाँ पर लय और तुक से बंधी काव्य पंक्तियों का मतलब है सुखों का। उसने अभी केवल सुख ही भोगे हैं। आशय यह है कि विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का उसे पता था, अभी वो काल्पनिक सुखों में जी रही थी। ठीक है, तो माँ की मूल चिंता यही है कि उसकी लड़की अभी भोली और सरल है, वह वैवाहिक जीवन के कष्टों की कठिनाइयों को नहीं जानती है। इसलिए वह लड़की के संभावित दुखों के बारे में सोच सोच कर भूली जा रही है, और क्योंकि उसकी बेटी ही तो उसका सर्वस्व है और उसकी एकमात्र पूंजी है, तो उसे अभी दुनियादारी की समझ बिल्कुल नहीं है। तो इस दुख को माँ के लिए माँ का प्रामाणिक दुख बताया है कवि ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी इतनी भोली और सरल थी, नहीं ये तो हो गया। तो अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था।
पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, मतलब वो अभी कुछ मतलब कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की पाठिका थी वो। यानी कि उसने अभी जीवन में केवल मोहक पक्षी देखे हैं, सुरीले पक्षी देखे हैं, बहुत सुंदर खूबसूरत जीवन जिया है अभी उसने, इसलिए उसे अभी कठिन कठोर गद्य को पढ़ना नहीं आया है। इसका मतलब यह है जिस तरह हम शेर व शायरी पढ़ते हैं, गज़ल पढ़ते हैं, सुंदर कविताएं पढ़ते हैं तो हमें बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं और हमें बहुत सुख का आभास होता है। लेकिन अगर कोई आपको कह दे कि निबंध बैठ के पढ़ो ये वाला या कोई गद्य पढ़ो तो आपको अच्छा नहीं लगता, मतलब बोरिंग लगता है वो। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब कठिन कठोर गद्य को पढ़ना उसे अभी नहीं आता है। अभी उसने केवल सुख ही सुख देखे हैं, जीवन के मोहक पक्षी देखे हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब देखिए कितनी सुंदर भावनाएं हैं। माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है। रीझना मतलब प्रसन्न होना, खुश होना, खो जाना। आभूषण मतलब गहने, ठीक है। तो देखते हैं, और वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। तो बेटी की माँ, कन्या की माँ ने कन्यादान करते हुए अपनी बेटी को शिक्षा दी कि बेटी तू ससुराल में जाकर, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने, पानी में झांकना यहाँ दर्पण में देखने का प्रतीक है, कि आईने में अपना चेहरा देखकर अपने सौंदर्य पर ही मोहित मत हो जाना। प्रैक्टिकल जीवन जीना, काल्पनिक नहीं, व्यवहारिक जीवन में सावधान रहना। तो पानी में झांककर तू ससुराल में जाकर अपने सौंदर्य पर मोहित मत हो जाना, क्योंकि ससुराल में सब लोग तेरी तारीफ करेंगे कि भाभी बहुत सुंदर है या मतलब बहू बहुत सुंदर है, ऐसा है वैसा है, तरह तरह के गिफ्ट देंगे, उपहार देंगे, तारीफ़ों को पुल बांधेंगे। तो माँ अपनी बेटी को सिखा रही कि इन तारीफ़ों में मत बंध जाना, मोहित मत हो जाना, क्योंकि यही तो बंधन है, ठीक है। तो आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो मतलब पहली लाइन का आशय देखो कि माँ ने कहा पानी में, मतलब इसका गूढ़ अर्थ जो है वो ये है कि ससुराल के लोग तेरी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, तुम उनकी आँखों में सुंदरता की प्रशंसा देखकर अपने आप पर मोहित मत हो जाना, वरना यही मुग्धता तेरे बंधन का कारण बन जाएगी। और फिर आगे शिक्षा देती है कि बेटी आग से बचकर रहना, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलकर मरने के लिए नहीं है। मतलब ये कि तू सावधानी से अपने कर्तव्यों का पालन करना, घर गृहस्थी के काम जरूर संभालना, लेकिन किसी अत्याचार को मत सहना, शोषण को मत सहना। जब तुझे एहसास हो कि तेरे साथ ज्यादती हो रही है, अत्याचार हो रहा है या तेरा शोषण हो रहा है, तो तू उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना, खड़े हो जाना, बर्दाश्त मत करना। मतलब माँ ये समझा रही है, ये नहीं कह रही कि तुम झगड़ा करना जाके, वो ये कह रही है कि घर गृहस्थी की जिम्मेदारियाँ, अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करना, अच्छे से निर्वाह करना, घर गृहस्थी के काम करना, पर किसी अत्याचार को मत सहना, शोषण को मत सहना। तुझे जो सुंदर सुंदर वस्त्र मिलेंगे, आभूषण मिलेंगे, उनके छलावे में मत आना, क्योंकि आभूषण और वस्त्र देकर तुझे घर गृहस्थी के बंधनों में बांधने के ये मोहक शस्त्र हैं, अस्त्र हैं। इन ऐसे शब्द, ये शब्द जाल हैं, ये इनसे वास्तविकता का भ्रम खड़ा हो जाता है, पर वास्तव में ये केवल भ्रम है, वास्तविकता नहीं है। कपड़े और गहनों से किसी का प्रेम प्रकट नहीं होता है, ठीक है। ये तो तुझे घर गृहस्थी में बांधने के एक तरीका है। तो ससुराल मतलब ये भ्रम हो जाएगा तुझे कपड़े गहने पाकर कि ससुराल के लोग तुझे बहुत प्यार करते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वो तुझे घर गृहस्थी के मोहक बंधनों में बांधने के लिए ऐसा करेंगे। इसलिए तू अपनी बेड़ियों को, अपने बंधनों को अच्छी तरह से समझ लेना। और माँ देखो ये कितनी अच्छी शिक्षा दे रही कि अपने कर्तव्यों का पालन बखूबी करना, जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना, हर तरह के जो एक आदर्श स्त्री का जीवन होता है वही जीना, लेकिन
अत्याचार को मत सहना, अपने बंधनों को अच्छी तरह समझ लेना, किसी बंधन में मत बंधना, किसी भ्रम में मत आना, किसी गलतफहमी में मत जीना, प्रैक्टिकल जीवन जीना, व्यवहारिक जीवन जीना, और जितना तुझसे हो सके उतना ही करना। यदि लगता है कि तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब शोषण हो रहा है तेरा, तो वहाँ पर तू खड़ी हो जाना उसके विरोध में। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। देखो, माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है, आदर्श जीवन से हटकर शिक्षा दे रही है, सलाह दे रही है कि तुम मन से लड़की हो रहना, मतलब लड़की की तरह भोली, सरल, निश्चल रहना। प्रेम, दया, करुणा, त्याग, समर्पण, ये सारे गुणों को अपने अंदर क्या रखना, सुरक्षित रखना, इनको अपने अंतरात्मा में समाहित रखना और इन्हीं के अनुसार ही व्यवहार करना। लेकिन लोक व्यवहार में सावधान रहना, कोई तुझे छलने ना पाए, कोई तेरे साथ धोखा ना करने पाए, कोई तेरा शोषण ना करने पाए। तो अपनी सरलता को, सरल रहना, अंदर से भोली रहना, निश्चल रहना, लेकिन अपनी उस सरलता को प्रकट मत होने देना, वरना तुझे लोग मूर्ख समझेंगे और मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करेंगे। तो कितनी अच्छी शिक्षा दे रही है कि भोली और सरल तो रहना, लेकिन उसे प्रकट मत होने देना, क्योंकि सीधे पेड़ को तो हर कोई काटना चाहता है। एक कहावत है ना कि जंगल में जो पेड़ सबसे सीधा होता है उसे सबसे पहले काट दिया जाता है। तो सीधा और सरल होना अच्छी बात है, लेकिन आपके उस सीधेपन और सरलता का कोई फ़ायदा ना उठाने पाए, इस बात से सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है इस बात की। तो उम्मीद है ये अच्छी तरह समझ में आ गया। और अगर मैं क्लियर करूँ इसको, तो ये कहना चाहिए कि माँ ने चेहरे पर रीझने के लिए क्यों मना किया है, क्योंकि प्रायः बहुएं अपनी सुंदरता पर रीझ कर हर बंधन को निभा देती हैं। वे ससुराल वालों की प्रशंसा पाकर वहाँ के सारे कष्ट झेल लेती हैं और अपना शोषण चक्र में फंस जाती हैं। और लड़की जैसे मत दिखाई देना, क्यों इसलिए कहा है क्योंकि ससुराल में अत्यंत भोली, सरल और आज्ञाकारी बनकर अपना शोषण मत करवाना, समझदार बनकर अपने अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, तो आग यहाँ पर दुख का प्रतीक है और पानी यहाँ पर सौंदर्य और प्रशंसा का प्रतीक है, सौंदर्य की प्रशंसा का प्रतीक है। ठीक है, तो माँ अपनी बेटी को मूलतः यह शिक्षा देती है कि वो ये नहीं कहती कि तुम दुनियादारों जैसे स्वार्थी बनो और चालाक और झगड़ालू बनो, परंतु साथ ही वो अपनी बेटी को शोषण से बचाना चाहती है। तो वो चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसकी सरलता का गलत फ़ायदा ना उठाएं, उस पर अत्याचार ना करें। इसलिए वो लड़की से कहती है कि तू लड़की तो रहना, लेकिन लड़की जैसे दिखाई मत देना, मतलब अपने कर्तव्यों का पालन करना, पर अपने अधिकारों की भी रक्षा करना। अपने बेटी को वो ये सिखाती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।